नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 जीव विज्ञान के अध्याय 6 के दो टॉपिक, जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक और दूसरा टॉपिक अपना रसारोहण। जल अवशोषण के बारे में हमने पढ़ा कि जो पादप है वो जल का अवशोषण करते हैं और पादपों को जल अवशोषण के लिए मुख्य रूप से कौन सा जल प्राप्त होता है? कैपिलरी वाटर, केशिका जल। जल के स्रोत पढ़े थे हमने फर्स्ट में, वहां एक स्रोत था केशिका जल। तो जल अवशोषण पादप तीव्र करेंगे, मंद करेंगे, कम होगा या ज्यादा होगा, वो कौन से कारक है? तो पहला कारक है प्राप्य मृदा जल। कि प्राप्य मृदा जल का अर्थ है केशिका जल की मात्रा कितनी है। अगर ये मात्रा पर्याप्त है तो वो पर्याप्त मात्रा में उसका अवशोषण कर सकते हैं, और केशिका जल ही पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो अवशोषण कम होगा। तो यहां पर हम बता रहे हैं कि जो केशिका जल है वो किसको बोल रहे हैं? मृदा जल है, उसमें केशिका जल है। अब मृदा जल की दो विशेषताएं हैं। कौन कौन सी? कि एक तो मृदा में जल की धारण क्षमता और एक स्थायी म्लानी प्रतिशतता। इन दोनों शब्दों का आपको अर्थ समझना है। कहने का अर्थ ये है, जब ये दोनों स्थिति होती है आदर्श स्थिति में, तो जल अवशोषण अत्यधिक होता है, तीव्र होता है। तो मृदा की जल धारण क्षमता तो क्या है? तो जल धारण क्षमता किसे कहेंगे? पहले इन दोनों का आप समझा, म्लानी प्रतिशतता और जल धारण क्षमता। भूमिगत जो जल है वो गुरुत्व बल द्वारा मृदा से नीचे जाएगा। भूमिगत जो जल है गुरुत्व बल के द्वारा नीचे चला जाता है, उसको बोलते हैं मृदा से जल का अविस्त्राव। मृदा से जल का अविस्त्राव हो गया, परंतु उसके बाद भी मृदा में क्या बचता है? जल शेष रहता है। उस शेष जल को ही हम उस मृदा की क्या कहते हैं? जल धारण क्षमता। तो आसान शब्दों में हम कह सकते हैं गुरुत्व बल के प्रभाव से जो बच गया मृदा में जल, उसको हम क्या कहेंगे? जल धारण क्षमता। उस मृदा की जल धारण क्षमता। दूसरा अर्थ हमें बताना है स्थायी म्लानी प्रतिशतता। जो भूमिगत पादप है उनमें क्या होगा कि जो पत्तियां जब पहली बार मुरझाएंगी तो पहली बार जो मुरझान प्रदर्शित करेंगी वो स्थिति क्या कहलाती है? स्थायी म्लानी प्रतिशतता। तो ये जो दोनों कंडीशन है आदर्श स्थिति में रहेगी, मृदा में जल धारण भी क्षमता अधिक हो और स्थायी जो म्लानी प्रतिशतता है वो भी आदर्श स्थिति में हो, तो जल अवशोषण क्या होगा? ज्यादा होगा। ये तो हुआ पहला कारक प्राप्य मृदा जल, जिसमें दो टर्म्स आपको याद करने हैं। दूसरा जो कारक है जल अवशोषण को प्रभावित करने वाला, मृदा वातन। वातन का अर्थ है जैसे वेंटिलेशन बोलते हैं, जो हमें एक कमरा है बंद कमरा, उससे वायु का आदान प्रदान नहीं है तो हम बोलेंगे वेंटिलेशन नहीं है। वैसा ही मृदा में होता है। मृदा में जो वातन का अर्थ है जो आदान प्रदान हो, गैस एक्सचेंज हो, ऊसर जो भूमि होती है, जिसका उदाहरण है दोमट मृदा, जिसमें वायु का आदान प्रदान हो, वातन हो। तो जिस मृदा में वातन अच्छा होगा तो जल अवशोषण भी क्या होगा? तीव्र होगा। जिसका एक अच्छा उदाहरण है कौन सी मृदा? दोमट मृदा, क्योंकि इसमें वातन क्या होता है? अच्छा होता है, और जिसका वातन अच्छा होगा उसमें जल अवशोषण भी क्या होगा? ज्यादा होगा। दूसरी इसमें कंडीशन हम बता रहे हैं, जब मृदा है वो जलाक्रांत हो जाती है। जलाक्रांत का अर्थ है कि मृदा है उसको पानी अत्यधिक मात्रा में मिल गया, अब उस मृदा में गैस एक्सचेंज नहीं हो रही, आदान प्रदान भी नहीं हो सकता, तो उस मृदा को बोलेंगे जलाक्रांत मृदा। बहुत अधिक पानी भर गया है उसमें, तो जलाक्रांत हो जाएगी मृदा, तो उसमें क्या नहीं होगा? वातन नहीं होगा अच्छी तरह से, वातन का अभाव होगा। और जब वातन का अभाव होगा तो उस मृदा में जल अवशोषण भी बहुत कम होगा, नगण्य होगा।
तो ये दूसरा कारक है जल अवशोषण को प्रभावित करने वाला। मृदा वातन अच्छा है तो जल अवशोषण भी ज्यादा होगा, मृदा वातन नहीं है जैसे कि जलाक्रांत मृदा में होता है तो अवशोषण भी नगण्य होगा। तीसरा जो कारक है जल अवशोषण को प्रभावित करने वाला, मृदा का तापमान। जल अवशोषण के लिए जो ऑप्टिमम, जिसको हम अनुकूलतम बोल सकते हैं, वो ऑप्टिमम या अनुकूलतम जो तापमान है वो है 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक। इस तापक्रम पर जो जल अवशोषण है वो तीव्र होता है। 20 डिग्री से कम होगा तो भी जल अवशोषण कम हो जाएगा, 30 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो भी जल अवशोषण कम होगा। तो ये तापमान इस प्रकार से प्रभावित करता है। चौथा और अंतिम जो कारक है मृदा विलयन की सांद्रता। जो मृदा का विलयन है, सांद्रता का अर्थ है कि वो तनु भी हो सकता है या सांद्र भी हो सकता है। तो जिस मृदा में अधिक सांद्र विलयन या अधिक सांद्र मृदा का जो विलयन है, अधिक सांद्र मृदा विलयन किसे कहेंगे? जिस मृदा में खनिजों की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, तो कौन सा विलयन हो गया? अधिक सांद्र मृदा विलयन। और जिस मृदा में खनिजों की मात्रा कम हो तो वो कम सांद्र हो गया, जिसको हम तनु भी कह सकते हैं, तो वो हो गया तनु। तो अधिक सांद्र मृदा विलयन का अर्थ क्या होगा कि उसमें खनिज लवणों की मात्रा क्या है? ज्यादा है। तो ऐसी मृदा है उसमें जल अवशोषण क्या होता है? कम होता है। कहने का अर्थ है जल अवशोषण के लिए तनु मृदा विलयन श्रेष्ठ है। सांद्र मृदा विलयन है उसमें कम होता है जल अवशोषण, और जो तनु मृदा विलयन है उसमें जल अवशोषण तीव्र होता है या ज्यादा होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये चार कारक है जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले। प्राप्य मृदा जल, जिसमें दो जो शब्दावली आई, जल धारण क्षमता और स्थायी म्लानी प्रतिशतता, दोनों का अर्थ यहां पर हमने बताया। दूसरा कारक मृदा वातन, वेंटिलेशन से हम समझ सकते हैं कि वेंटिलेशन अच्छा होगा मृदा का तो जल अवशोषण भी ज्यादा होगा, और यदि अच्छा नहीं है वातन, जैसे कि जलाक्रांत मृदा में होता है, तो अवशोषण भी कम होगा। तीसरा मृदा का तापमान, अनुकूलतम जो तापमान है जल अवशोषण के लिए 20 से 30 डिग्री होता है। और चौथा कारक बताया मृदा विलयन की सांद्रता। मृदा विलयन की सांद्रता किस संदर्भ में हम बता रहे हैं? वे उसमें खनिजों की मात्रा कम है या ज्यादा है। खनिज की मात्रा अधिक है तो वो है सांद्र मृदा विलयन, और खनिज की मात्रा कम है तो वो है तनु मृदा विलयन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है रसारोहण। पादपों में रसारोहण की जो प्रक्रिया है वो किसे कहेंगे? तो इसकी परिभाषा है जड़ों द्वारा जो मृदा है उससे जल अवशोषित होता है। ये बात हमने पढ़ी है कि जड़ों द्वारा मृदा से जल अवशोषित होता है। वो जो अवशोषित जल है वो गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वीय बल उसके विपरीत दिशा में, मतलब ऊपर की ओर, विपरीत दिशा में पादपों में ऊपर की ओर जो चढ़ने की प्रक्रिया है उसको हम क्या कहेंगे? रसारोहण। तो दो इसमें चरण हो गए। पहले चरण में तो क्या होगा? जड़ों द्वारा मृदा से जल का अवशोषण होगा, और वो अवशोषित जल है वो गुरुत्व बल के विपरीत दिशा में ऊपर की ओर वो जो चढ़ने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? रसारोहण। अब ये जो रसारोहण है वो किस प्रकार से हो रहा है? तो ये यहां पर हमने बताया इसका चरण। सबसे पहले जो मूल रोम है वो क्या करेंगे? मृदा जल है उसका अवशोषण करेंगे, और वो अवशोषित जल है जाइलम उत्तक है पादपों में, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा कक्षा 11 में
जाइलम उत्तक है वो जल का परिवहन करता है। तो मृदा का जो जल था मूल रोम द्वारा अवशोषित हुआ और वो कहां तक पहुंच गया, जाइलम तक। अब जाइलम उसको पादप के शीर्ष भाग तक पहुंचाएगा। जाइलम में हमने पढ़ा भी था 4 प्रकार की सेल्स होती हैं, जिनमें से 2 वाहिकाएं और वाहिनिकाएं ये थी। तो ये इनको कहां तक पहुंचा देगी, पादप के शीर्ष भाग तक। पादप का शीर्ष भाग है, शाखा टहनी पत्तियां हैं, वहां तक ये पहुंच जाएगा। तो ये इसका एक प्रोसेस है रसारोहण का। और इसको डिटेल से हम बताते हैं कि रसारोहण किस प्रकार से हो रहा है, उसका मार्ग क्या है। रसारोहण का मार्ग क्या है, उस मार्ग को दर्शाने समझाने के लिए एक प्रयोग बताया गया है, जिसको जानते हैं रंजक प्रयोग के नाम से। रंजक प्रयोग। रंजक जो अभिरंजक होते हैं उनको बोलते हैं अभिरंजक। स्टेन कलर करने वाले कुछ तरल पदार्थ या विलयन होते हैं, उनको बोलते हैं अभिरंजक। तो एक प्रयोग किया गया बालसम जो पादप है उस पर। सबसे पहले 3-4 चरण है, बिल्कुल आसान सा प्रयोग है, ये चरण आप ध्यान से समझें। सबसे पहले एक बीकर लिया, उस बीकर में क्या करते हैं, एक लाल रंग का अभिरंजक आता है जिसको बोलते हैं सैफ्रेनिन। लाल कलर हो जाता है पादप कोशिकाओं का, तो वो लाल रंग का अभिरंजक है, उसको क्या बोलते हैं, सैफ्रेनिन। तो वो सैफ्रेनिन है, उसका तनु विलयन ले लेते हैं बीकर में, पहला चरण। दूसरे चरण में क्या करेंगे, जिस पादप पर हम प्रयोग कर रहे हैं, बालसम पादप है, उसकी टहनी काट लेते हैं और टहनी का जो कटा हुआ भाग है उसको बीकर में डुबोकर रख देते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा चरण हो गया, कटा भाग बीकर में रख दिया। 2 से 3 घंटे उसमें रखा रहने देते हैं, उसके बाद में उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं। जब हम देखते हैं 2 से 3 घंटे के बाद में, तो क्या देखते हैं कि जो बालसम पादप था, जिस टहनी की पत्तियां थी, वो पत्तियों की जो सिराएं हैं, वो सिराएं क्या हो जाती है, लाल। पत्तियों में संरचना पढ़ी कक्षा 11 में आपने, सिरा विन्यास, सिराएं पाई जाती है पर्ण में, तो वो सिराएं हैं वो कैसी हो गई, लाल हो गई। तो इससे हमें क्या पता चला कि भाई कुछ जाइलम उत्तक हैं जो जल का परिवहन करते हैं और इस कारण से वो सिराएं क्या हो गई, लाल हो गई। अब इसमें भी एक फैक्ट है। फैक्ट क्या है कि जो सैफ्रेनिन है, लाल रंग का जो अभिरंजक है, वो केवल किनको अभिरंजित करता है, लिग्निन युक्त जो उत्तक है, जिसके उदाहरण जैसे जाइलम है, दृढ़ोतक है, लिग्निन युक्त जो उत्तक है उन्हीं को केवल क्या करता है, अभिरंजित करता है या लाल करता है। बाकी जो पार्ट्स हैं उनको अभिरंजित नहीं करता है। तो ये अलग अलग जो अभिरंजक है, ये जो प्रयोग है अपने प्रैक्टिकल वर्क है उसमें हम बात करेंगे और डिटेल से कि कौन कौन सा अभिरंजक है, वो किन किन पादप संरचनाओं को अभिरंजित करता है। ठीक है, तो वो वहां पर बात करेंगे। जैसे कि सैफ्रेनिन लाल रंग का अभिरंजक है, वो किसको, लिग्निन युक्त उत्तक, फॉर एग्जाम्पल जाइलम हम समझ लेते हैं, जाइलम को क्या कर रहा है, लाल कर रहा है। और इस पादप की जो बालसम पादप लिया है, उसकी शाखा को ले ले, पर्ण या पर्ण ग्रंथ को ले ले, उसका यदि हम एक अनुप्रस्थ काट, इस प्रकार से जो काट काटते हैं, इस प्रकार से, उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। तो वो अनुप्रस्थ काट का यदि हम अध्ययन करते हैं तो वहां पर भी हम देखते हैं कि उसकी जो जाइलम नलिकाएं हैं वो किस कलर की हो गई, लाल रंग की हो गई। तो इस बालसम पादप पर जो रंजक प्रयोग किया गया उसके द्वारा हम रसारोहण के मार्ग को समझा सकते हैं कि भाई सबसे पहले क्या होगा, जो मृदा जल है उसका मूल रोम द्वारा अवशोषण होगा, उसके बाद में उसको गुरुत्व बल के विपरीत ऊपर की ओर भेजना है। तो वो कैसे भेजा जाएगा, उसके लिए एक सिस्टम है जाइलम उत्तक, जो कि जल का परिवहन करता है।